नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर और जनरल स्टडी के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस वीडियो का आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कुछ लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया का भी लिंक मिल जाएगा ताकि मुझे आप वहां फॉलो कर सको। और इसके अलावा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो सारी वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्टैट स्कीम इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। आपको ये बताना है कि ये जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और नेक्स्ट जो आपके लिए जो ऑप्शन है बी, उसमें बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जो है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। सी का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। लगभग आपको ये ट्रांसपोर्टेशन वर्ड देख करके ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने, हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ने इसे लॉन्च किया है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये जो सस्टेनेबल वर्ड है, इस पे आपको फोकस करना है। और इसके अलावा आपको ये सस्टेनेबल का मतलब है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फ्यूल बेस्ड सेक्टर की बात की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो सेक्टर है वो आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्ट्री, उसके अंडर ये आता है। एक्चुअल में ये जो स्कीम है, इसके अंदर ये ध्यान में रखा जा रहा है कि वे जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को, उसके कॉस्ट को कम करने के ऑब्जेक्टिव से ये प्रोग्राम या ये स्कीम लाई गई है, ताकि हमारे यहाँ जो वेस्ट होता है, यानी कि एनुअली हमारी कंट्री के अंदर 62 मिलियन मैट्रिक टन वेस्टेज जाता है, और इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर करके यूज करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि हमारी जो इंपोर्ट इंडिपेंडेंस हो सके, और साथ ही साथ जो ये जो कार्बन इमिशन होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो व्हीकुलर इमिशन जो है, पोल्यूशन जो है हमारा, कम हो सके। तो ये कुछ टारगेट को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को लॉन्च किया है। आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जितनी सारी मिनिस्ट्री आपको दे रखी है, यानी चारों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया आपके लिए, जिसमें मैंने सारी मिनिस्ट्री और उसके जो भी मिनिस्टर डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा, जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ओजोन अकर इन द बोथ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फीयर, यानी कि अर्थ के जो एटमोस्फीयर है उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और इसके बारे में आपसे ये बोला जा रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर और उसके ट्रोपोस्फीयर, ये दोनों ओजोन के अंदर आता है, अगर हम बात करें अपनी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, अर्थ के जो एटमोस्फीयर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द ओजोन फाउंड इन द ट्रोपोस्फीयर इज ए हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो ट्रोपोस्फीयर वाला जो एरिया है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो यानी कि जो ऊपर के जो लेयर्स बनते हैं, ऊपर जो इन्वायरमेंट में लेयर्स बनते हैं, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि ट्रोपोस्फीयर जो भी है, ट्रोपोस्फीयर के बारे में ये बोल जा रहा है कि इसमें जो हार्मफुल जो हमारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो इस एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। हिंदी में इसे अगर हम ओजोन परत की बात करें तो भाई इसके अंदर जो 2 चीजें आपको डिस्कस की गई है, एक ये समताप मंडल और फिर झोम मंडल। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात की जा रही है। और नीचे आपसे बोला गया कि झोम मंडल के नीचे जितनी चीजें वो पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक, यानी कि वो चीज हार्मफुल है हमारे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम देखें, ये अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सरफेस है, ठीक है, जहां हम लोग रहते हैं सरफेस है, और सरफेस के ऊपर जाएंगे तब हमारे ये जो एरिया आता है, ये आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब ये होता है कि अर्थ के सरफेस से लेकर के जो, और यहां यानी कि 0 से लेकर के 10 माइल्स तक का जो एरिया होता है, ये एरिया यानी कि ये जो इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो जैसे आपसे ही बोला गया था कि ओजोन जो पाया जाता है इसके बीच का एरिया है, बिल्कुल सही बात है, इसके बीच का एरिया ही पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात आपसे ये बोली गई थी, यानी कि दोनों के बीच के एरिया हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि ये वाली जो लाइन है स्फीयर है, इसके नीचे जो एरिया होता है यहां पे एयर पोल्यूटेंट होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो भी पोल्यूशन हम लोग क्रिएट करते हैं, चाहे व्हीकल के थ्रू या फिर फैक्ट्री के थ्रू या किसी भी तरीके से अर्थ के ऊपर जो भी पोल्यूशन होता है उस इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हो गए। तो आप एक बार इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से देख के समझ भी सकते हैं कि भी सन से हमारी अर्थ के ऊपर 3 तरह के रे आते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट, सी, बी और ए आता है। तो जो ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ के जो इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, वो हमें क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट सी से और अल्ट्रा सी से हमें प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करता है, और बी का ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। और अल्ट्रावायलेट ए है, ये हमारे इन्वायरमेंट तक ही पहुंच पाता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विपो ही बोला जाता है शॉर्ट में, WIPO। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए ये सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया इज रैंक इन द टॉप लिस्ट ऑफ टॉप 10 इनोवेटिव कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री टॉप 10 में आती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है कि टॉप 10 कंट्री जो वर्ल्ड में है इनोवेशन सेक्टर में, उसमें हमारी कंट्री भी आती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शन हो जाते हैं वो कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रिगार्डिंग में जो भी रिसेंटली 2020 का जो रिलीज हुआ है उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है आपको कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो रिलीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपसे बताया जा रहा है, ठीक है, विपो, बिल्कुल सही बात है, इसे विपो ही रिलीज करती है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस डाटा को पब्लिश करती है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमारी कंट्री की अगर रैंक की बात करें तो ओवरऑल जो हमारी रैंकिंग है वो 48 रैंक है वर्ल्ड में इनोवेशन सेक्टर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये बोला गया था कि हम टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 में हम नहीं आते, हम किस में आते हैं, तो कह सकते हैं हम टॉप 50 के अंदर हम लोग आते हैं और हमारी रैंक 48 है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। फर्दर डिटेल में अगर हम स्टडी करना चाहें इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री जितनी भी, देखिए डेवलप कंट्री जितनी भी है वो तो टॉप 10 में आ जाएंगे, हम लोग डेवलप कंट्री ना होकर डेवलपिंग कंट्री है। और हमारे इनकम के हिसाब से अगर हम बात करें हमारी कंट्री थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम कंपनी की जो ग्रुप है, इकोनॉमी की जो ग्रुप है, उसके अंदर हम थर्ड नंबर पे आते हैं। यानी कि डेवलप कंट्री को मैंने एक बार साइड कर दिया, मैंने आपको बता रहा हूं कि जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाली जो इनकम वाली जो कंट्री है वर्ल्ड में, उस हिसाब से हम थर्ड नंबर पे आते हैं। अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि कुल मिला के मैं बोलूं कि हम आईसीटी की बात करें, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें हम टॉप 15 के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन बेसिस पे तो हमारे 61st हमारी रैंक है। अब बिजनेस सोफिस्टिकेशन की अगर बात करें तो उसमें हमारा 55th रैंक है, और क्रिएटिव आउटपुट की हम बात करें तो हम वहां पे हमारी रैंक 64 है, ठीक है। तो इस तरह आप वेरियस सेक्टर में हमारी अलग अलग फील्ड में क्या रैंक है वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो हमारी जो करंट रैंक है ओवरऑल वो हमारी 48 है, और लास्ट ईयर यानी कि 2019 की मैं बात करूं तब हमारी रैंक हुआ करती थी 52 हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि हमारी इस रैंकिंग में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, हम 4th
प्लेस हमने शिफ्ट किया, इंप्रूव किया, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वीपो ही सिर्फ इसे पब्लिश करने वाली इंस्टीट्यूशन हो गया। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड रैंक के बारे में आपसे बोला गया था वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू 5 स्टार विलेज स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये 5 स्टार विलेज क्या है और इसके रिगार्डिंग में क्या स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं रिगार्डिंग 5 स्टार विलेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, विलेज की बात हो रही है और विलेज के साथ क्या अटैच कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम इन रूरल एरिया, यानी कि गांव वाले एरिया के अंदर जो पोस्टल फैसिलिटी होती है, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है, जो भी स्कीम आजकल चल रही है, उन सबको कवरेज करने के लिए ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है 5 स्टार विलेज। ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के में बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंफ्यूजन दे दिए गए थे, विलेज की बात की जा रही है, यहां पे गलती होने के पूरे चांसेस है, और आई होप आप लोगों ने गलत भी किया हो, अटेम्प्ट किया होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया है, गलत अटेम्प्ट किया है, जरूर बताइएगा। देखिए टर्म विलेज लिख दिया है, तो विलेज के अंदर दिमाग में हमारे क्या एकदम सीधा आ जाता है, रूरल एरिया की बात आ जाएगी, यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो कि गलत है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इसने लॉन्च नहीं किया है, ये बात आपको ठीक से याद रखनी है। हाँ, जो बाकी पोस्टल स्कीम से रिलेटेड जो बात आपको बोली जा रही है कि जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है, वो जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट, वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो कुछ स्कीम चलाई जाती है, जिसके अंदर सेविंग बैंक हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ठीक है, पोसा लिंक्ड जो है ये वाली फैसिलिटी, या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है रूरल एरिया के लिए, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो ये जो जितनी भी स्कीम है, ये सारी स्कीम रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में पोस्टल ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंडियन पोस्ट के द्वारा, ठीक है, इंडिया पोस्ट के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी को अच्छे से मतलब इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लोगों के पास इसकी एबिलिटी के लिए, यानी कि ये अवेलेबल हो सबके लिए, सबको इसकी जानकारी मिले, सबको सुविधा मिल सके, और इस प्रोग्राम की पब्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इंडियन पोस्ट का इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो यानी कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होगा वही से काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके अंदर काम कर रही है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, वो इसके बीच में काम कर रही है, और उन्होंने इस स्कीम का नाम रखा है 5 स्टार विलेज, यानी कि विलेज के अंदर 5 स्टार जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करने वाला काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि हमें कि भी ये विलेज से रिलेटेड रूल है, लेकिन एक्चुअल में ये स्कीम किसी और मिनिस्ट्री का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू सरोड पोर्ट, यानी कि SAROD पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है जो भी कोड्स गिवन है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, आपको ये चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शन चूज करने हैं। तो फर्स्ट बोला जा रहा है, इट इज प्लेटफॉर्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू एट्रीब्यूशन इन द मरीन सेक्टर, यानी कि मरीन सेक्टर के अंदर, यानी कि जो जहाजरानी सेक्टर है, पानी से जो ट्रेवल करके उससे रिलेटेड जो बिजनेस होता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी फर्म का, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, या ये जिसे हम बोल सकते हैं सरोड SAROD पोर्ट्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, यानी कि 1860 1860 में एक एक्ट आया था हमारे ब्रिटिश टाइम पे ही,
कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत इसे स्टैब्लिश किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इसे जो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें एसोरोड पोर्ट, जिसे सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट भी आप बोल सकते हैं। यानी कि सोसाइटी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी बात को लेकर के, मरीन सेक्टर को ध्यान में रखते, कोई डिस्प्यूट है कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो भी किसी भी हमारी कंट्री के अंदर किसी भी पोर्ट के बारे में, कोई भी मेजर पोर्ट है और वहां किसी भी कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अच्छा, बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो ये बोला जा रहा था आपसे कि इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से इसको रजिस्टर्ड किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से इसे एस्टैब्लिश किया गया। बाकी आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट क्या है और इस ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, तो ये भी आप देख सकते हैं। सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि नॉर्मल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो भी लोगों के टाइम को, एफर्ट को बचाने के लिए, ठीक है, और उनके जो डिस्प्यूट है उसे फेयर मैनर से सॉर्ट आउट करने के लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया है। बेनिफिट तो आप समझ ही गए क्योंकि ये एक तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इन्वेस्टर वगैरह जो भी हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि भी उनका काम जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसको एक तरह से बूस्ट मिल जाता है कि भी कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यानी कि जो भी कंज्यूमर होंगे वो भी इस तरफ इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन सही सी हो गया हमारा। विद रेफरेंस टू सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी जो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिंगापुर कन्वेंशन जो हुआ है ये मीडिएशन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे थर्ड स्टेटमेंट है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए गए और पूछा जा रहा है कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन को ध्यान में रखते हुए बताना है आपको कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट विल प्रोवाइड अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ इन्फोर्सिंग मीडिएटेड सेटलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। यानी कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जो इंटरनेशनल लेवल का होता है उसके रिगार्डिंग में ये सिंगापुर में कन्वेंशन हुआ है जहां पे जो भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोई किसी भी बिजनेस या कॉर्पोरेट को लेकर के, तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे सेटल करने के लिए मीडिएशन का यहां पे काम किया जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि यूनाइटेड नेशन इस तरह का कन्वेंशन करा करके इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड सिस्टम को ठीक करने का काम कर रही है। और स्टेटमेंट 3 में आपसे बोला जा रहा है इंडिया इज येट टू साइन द कन्वेंशन। यानी कि हमारी कंट्री भारत ने, इंडिया ने अभी तक इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, अभी साइन करना बाकी है। ये थर्ड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है। ये बात गलत है। अभी 1 सितंबर यानी कि 1920 को, यानी 1 सितंबर 2020 को हमारी कंट्री ने, यानी कि इंडिया ने इस कन्वेंशन में साइन कर दिया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो अब हमारी कंट्री को साइन करना बाकी नहीं है। इसके अलावा 53 कंट्री ऐसी है इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने इस कन्वेंशन में, यानी सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन पर साइन कर चुकी है, जिसमें चाइना और यूएसए जैसी कंट्री भी है। ठीक है, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बाकी 2 स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो सिंगापुर जो कि अब बिजनेस हब बन चुका है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक अटेम्प्ट किया है कि भी वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंगापुर में ये कन्वेंशन हुआ था मीडिएशन से रिलेटेड। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि इस कन्वेंशन के जो पीछे है, यानी कि जिसको होस्ट करवाने वाली, कंडक्ट कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है। यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग एंड मीडिएशन, ये इस कन्वेंशन का दूसरा नाम है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
और ये जो कन्वेंशन है ये 20 दिसंबर 2018 में ही आया था और फिर 7 अगस्त 2019 में ये फिर सिंगापुर में स्टैब्लिश्ड हो गया था। ठीक है, चलो फिर अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के सेशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कम से कम 2 सेशन तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है रिसेस इज अ पीरियड बिटवीन द प्रोग्रेशन ऑफ ए हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन न्यू सेशन। आप ये बोल सकते हो, मान लीजिए कोई फर्स्ट सेशन हुआ है, कोई पार्लियामेंट का एक सेशन हुआ, उसके बाद सेकंड सेशन किसी रिगार्डिंग में हुआ, उसके बीच का जो पीरियड होता है इसको बोला जा रहा है कि ये जो पीरियड है इसके बीच में इसे रिसेस बोला जा रहा है, पार्लियामेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी का मतलब ये हुआ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, अगर इसके बारे में अगर डिटेल में जाने तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारी कंट्री के अंदर 3 तरह के सेशन होती है। सबसे पहला सेशन जो होता है वो बजट सेशन होता है और ये फरवरी और मार्च के आसपास ये सेशन होता है हमारी कंट्री के अंदर। उसके बाद फर्स्ट के बाद जो सेकंड सेशन होता है वो मानसून सेशन होता है, ये जुलाई से सितंबर के आसपास ये सेशन कंडक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड सेशन होता है जिसे हम विंटर सेशन के नाम से जानते हैं और ये नवंबर दिसंबर में होता है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, टोटल 3 सेशन हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर ये कंडीशन ये है कि भाई 3 में से एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए हर साल, यानी कि आप एक स्किप कर सकते हो, तीनों स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक ही स्किप कर सकते हो, 2 में मतलब मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ये प्रोविजन है। इसके अलावा हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को पूरा राइट है कि वो समन करके किसी भी सेशन को, पार्लियामेंट को पूरा बुला सकता है और ये मीटिंग कंडक्ट करा सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि भी इन सेशन के बीच में, 2 सेशन के बीच में मोर देन 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि इस सेशन के बीच में लेस देन 6 मंथ का ही गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और साल में कम से कम 2 बार ऐसे सेशन होने ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया हमारा और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेसेस का मतलब ये होता है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है, जब पार्लियामेंट काम नहीं करती, वर्किंग नहीं होती, उनकी मीटिंग नहीं होती, उस पीरियड को रिसेस बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ब्रेन इमेज टू द अंडरस्टैंड इट्स फंक्शनिंग, यानी कि जो इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि भी इंडियन ब्रेन टेम्पलेट एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेरियस इमेज, यानी कि ब्रेन के अलग अलग इमेज को शो किया जाता है और किस तरह से ब्रेन काम करती है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, यानी कि हमारी कंट्री में जो ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, इसने इसे डेवलप किया है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। इस टेम्पलेट्स को, यानी इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स को डेवलप करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि आपसे बोला गया कि अगर हम बात करें इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं उसकी ब्रेन की अगर हम बात करें, जो उसकी इमेज की, इसकी जो अगर हम बात करें तो ये बोला जा रहा है ये हाइट में और वॉल्यूम में स्मॉलर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पॉपुलेशन, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ये और ये जो रिसर्च जो की गई है, ये जो एक तरह से आप बोल सकते रिसर्च डाटा निकाला गया हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है, जो आपसे बोला गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस,
इसने इस चीज को स्टडी करके 500 इंडियन पर्सन के अंदर ये स्टडी करके 5 सेट ऑफ ब्रेन्स टेम्पलेट डेवलप किया हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूशन के बारे में जो आपको बोला जा रहा है वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, यानी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा बोला गया आपसे कि इंडियन ब्रेन टेम्पलेट एक तरह से ब्रेन के, ह्यूमन के ब्रेन का इमेज है, और इमेज भी कई तरह के इमेज, कई एंगल से इमेज है, जिसमें वो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मेंटल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स, और ये जो मेंट्रोल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स जो है इसके आधार पे ही ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दिए गए, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इन्होंने अभी 500 लोगों के ऊपर रिसर्च किया, 5 सेट बनाए अलग अलग, और उसके आधार पे ये कंक्लूजन पे पहुंचे। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दिए गए, आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हिंदी दिवस के बारे में, ठीक है। और अभी जो हिंदी दिवस सेलिब्रेट हुआ है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द हिंदी लैंग्वेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंदी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आपको भाई ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया इज द, इंडिया नहीं है, हिंदी इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग सिर्फ हिंदी ही ऐसी एक लैंग्वेज है जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट इज आल्सो एन 8th शेड्यूल लैंग्वेज, यानी 8th शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज है उनमें से ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। दो बातें थी, ये बता दी गई आपको। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग भी ये बोला गया कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आंसर आपका बी सही है। आप सोच रहे होगे दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे थे, गलत क्या है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस छोटी सी बात का ध्यान देना था, और यहां गलती हो सकती है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया हिंदी इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो ये गलत हो गया। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर 22 लैंग्वेज को कंसीडर किया गया है आर्टिकल 343 के अंदर, ठीक है। ये बोल सकते हो सिर्फ ओनली लैंग्वेज जो बोल दिया गया ना कि सिर्फ हिंदी में ही सारे काम हमारी कंट्री के अंदर होते हैं, नहीं, ये बात गलत है। बल्कि हमारी कंट्री के अंदर 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज है, उन सबको कंसीडर किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। अगर हम बात करें कि भाई हमारी कंट्री में हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने की मेन रीजन क्या है, तो ये है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि के अंदर, ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखी जाती है हिंदी लिपि, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री के अंदर रखा गया, अडॉप्ट कर लिया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमारी कंट्री में सेलिब्रेट होता है। ये हो गया। और ये जो आपसे बोला गया कि सिर्फ हिंदी ही कंसीडर किया, नहीं, हिंदी के अलावा ये बोला गया कि जब जो साउदर्न स्टेट है जहां पे हिंदी उतना पॉपुलर नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम हिंदी की जगह इंग्लिश में काम करेंगे, और तब से हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मोस्टली काम हमारी कंट्री में होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, हाँ सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 8th शेड्यूल के अंदर हमारी कंट्री के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक था, ये आपको समझना था। और इसके अलावा आपको आर्टिकल 351 भी पता होना चाहिए, जो कि ये बोलता है कि डायरेक्टिव जो डीपीएसपी के अंदर आता है, जिसमें ये बोला गया हिंदी के डेवलपमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा गया है आर्टिकल 351 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। हमारी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल आर्म फोर्स होती है उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में से बताइए कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट है या कौन कौन सी फोर्स है जिसे सेंट्रल आर्म फोर्स के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्ट जो आर्म फोर्स है उसका नाम है द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, यानी कि एनएसजी जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। सेकंड जो आपके पास है वो है असम राइफल, जिसे शॉर्ट में एआर भी बोल दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे आपने बीएसएफ के नाम से भी सुना होगा। और नेक्स्ट है आपके पास सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम
एसएसबी भी बोलते हैं। तो ये चार हमारे अंदर जो फोर्स है आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पे दे रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस के अंदर कौन कौन सी यूनिट आती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कोड के हिसाब से यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, यानी कि 3 नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फोर्थ नहीं है ऐसा बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में, बी में। और थर्ड ऑप्शन जो सी है उसमें बोला जा रहा है थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट को और सेकंड को कंसीडर नहीं किया जाता, थर्ड एंड फोर्थ ही हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 4, यानी कि चारों ही फोर्स को सेंट्रल आर्म फोर्स के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों ही यूनिट जो हमारी कंट्री के अंदर है, ये चारों के चारों हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल आर्म फोर्स यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो आती है डायरेक्टली, उसके अंदर ये चारों आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। इसके अलावा जो हम पूरी डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो 7 सेंट्रल आर्म फोर्स है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि एआर, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी, जिसे आप फुल फॉर्म भी समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और उसके बाद सशस्त्र सीमा बल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसके अलावा असम राइफल। ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सातों के सातों जो हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आर्म फोर्स है ये हमारी कंट्री के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, डिफेंस के अंदर नहीं आता, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। और सीआईएसएफ के बारे में एक बात आपको और याद रखनी है कि ये इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उसके सिक्योरिटी का काम करती है। जैसे हमारी कंट्री में जो डीएमआरसी है यानी कि दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो फोर्स देखा होगा वो सीआईएफएसएफ है। वो इसलिए क्योंकि इसे जितने भी इंडस्ट्रियल है यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारी कंट्री में सीआईएफएसएफ को रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा ये जितनी भी यूनिट है हमारी कंट्री के अंदर जो एक एक्ट आया था 1968 में, उसके तहत इनको कंसीडर किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है ये 1968 के एक्ट के तहत, जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था उसके तहत इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इंडिसेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन्फ्लेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिटेल इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो उसके बारे में बोला जा रहा है इसे सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए मेजर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सीपीआई इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि सीपीआई को जो पब्लिश करने का जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो ये काम करता है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे एमपीसी भी बोला जाता है, यूजेस होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डब्ल्यूपीआई डाटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूपीआई डाटा को यूज किया जाता है एज पर द एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके लिए, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में आपको फर्स्ट और सेकंड बोला गया, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और एज पर द ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है उसे करेक्ट बताया जा रहा है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भी हमारी कंट्री यानी इन इंडिया इन्फ्लेशन इन प्राइमरली मेजर बाय द
टू मेन इंडिसेस, यानी कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन को जो मेजर किया जाता है दो चीजों से मेजर किया जाता है। एक तो डब्ल्यूपीए यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू, और दूसरा सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी इन दोनों डाटा को यूज करके हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है उसे मेजर किया जाता है। ठीक है, होलसेल का मतलब है जो होलसेल मार्केट में जो प्राइस इंडेक्स चल रहा है, और सीपीआई का मतलब है कि कंज्यूमर के पास, यानी कि जैसे हम लोग बायर होते हैं जो शॉप से सामान खरीदते हैं, तो हमारे लिए वो प्राइस क्या रहता है, तो उसके हिसाब से यानी कि हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग क्या इंडेक्स चल रहा है, इन दोनों के डाटा के हिसाब से डिसाइड होता है हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि सीपीआई मेजर प्राइस चेंज। अगर हम सीपीआई को समझना चाहें तो ये भी एक तरह से क्या होता है, प्राइस चेंज होता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिटेल बायर, यानी कि रिटेल बायर को ध्यान में रखते हुए प्राइस चेंज होता है, और इसे एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस होता है ये इसे पब्लिश करता है। इट मीन्स ये हुआ कि भाई ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो गया, गलत स्टेटमेंट आपको दे रखा था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो इसे सिर्फ पब्लिश करते हैं हमारी कंट्री में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके तहत जो एक ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का, वो डब्ल्यूपीआई के डाटा को पब्लिश करता है। और सीपीआई की बात करें तो उसे एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ये पब्लिश करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारी कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस कमेटी के अंदर जो डाटा यूज किया जाता है वो सिर्फ सीपीआई का डाटा यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला डाटा ही यूज किया जाता है, जो कि टोटली डिपेंडेंट होती है होलसेल मार्केट को ना होकर के कंज्यूमर के पास जो प्राइस पहुंच रहा है उसके बेसिस पे ये डाटा कैलकुलेशन करके भाई हमारी एमपीसी को डिसाइड की जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो भी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सीपीआई का डाटा यूज किया जाता है, ना कि डब्ल्यूपीआई का। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है, और हमें बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सेप्शनल grant is granted when the amount authorized by the parliament for any service is found to be insufficient in the year। यानी कि जो एक्सेप्शनल ग्रांट है यानी कोई जो स्पेशल ग्रांट जो पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है उसके बारे में बोला जा रहा है, ये तब ग्रांट किया जाता है जब कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई सर्विस फाउंड की जाती है इनसफिशिएंट है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रॉपर अगर सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही किसी चीज के रिगार्डिंग में, तो उसे अलग से स्पेशल ग्रांट यानी कि अमाउंट दिया जाता है। ये कह सकते हो उसे असाधारण अनुदान दिया जाता है, ऐसा बोल सकते हो जब कोई सर्विस प्रॉपरली फैसिलिटी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है वोट ऑफ क्रेडिट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग और अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको अगर कोई डिमांड है हमारी, अगर वो मीट नहीं हो पा रही, यानी कि कोई डिमांड है अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है, तब वोट ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है इसे ग्रांट करने के लिए। ये दूसरा आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट इज ग्रांटेड फॉर द स्पेशल पर्पस, यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होता है उसके रिगार्डिंग में बोला जा रहा है कि किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए ग्रांट किया जाता है एंड फॉर्म नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस और एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए ना करके किसी स्पेशल पर्पस को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट होंगे, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। तो अब आप बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में जो स्टेटमेंट दे रखा है आपको कि ये ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर द पर्टिकुलर सर्विस, यानी कि किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत ही ये अमाउंट ग्रांट किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो दिया जाए किसी पर्टिकुलर पर्पस यानी कोई एप्रोप्रिएट लॉ बना करके ही ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है ये गलत है। अगर हम ये चीज जो है आर्टिकल 115 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग में, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट के बारे में। अच्छा, उसके बाद एक टर्म यूज किया गया था स्टेटमेंट के अंदर वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि इट इज ग्रांटेड फॉर द मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के अंदर कोई ऐसी डिमांड होगी जो अनएक्सपेक्टेड है, उसके लिए कोई डिमांड आ जाती है तो उसके लिए वोट ऑफ क्रेडिट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास
कि भी अनएक्सपेक्टेड ग्रांट की अगर बात की जाए तो ये स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है, यानी कि इसे किसी पर्टिकुलर करंट ईयर को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जाता है। तो आप ये बोल सकते हो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मेथिन हाइड्रेट के बारे में। विद रेफरेंस टू मेथिन हाइड्रेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और रिगार्डिंग मीथेन हाइड्रेट के बारे में। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन बाउंडेड वाटर, यानी कि हाइड्रोजन बाउंडेड वाटर जो होता एंड वाटर मेथेन गैस, जब ये दोनों गैस हाइड्रोजन बाउंडेड वाटर और उसके अलावा मेथेन गैस जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है, और कब आते हैं जब हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर में जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, और फिर उसके बाद ये लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये फॉर्म होता है मेथेन हाइड्रेट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग द ओशन सरफेस, यानी कि ओशन सरफेस को आप जब ड्रिल कर दोगे तो आप इन दोनों चीजों को अलग कर सकते हो। ये सेकंड स्टेट, दोनों चीज का मतलब है हाइड्रोजन बाउंडेड और मेथेन गैस को आप अलग कर सकते हो। ये आपसे बोला जा रहा है ड्रिल करके ओशन सरफेस को। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट आंसर करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि मेथेन हाइड्रेट के बारे में जो आपको एक तरह से डेफिनेशन दी गई थी कि भी ये कैसे फॉर्म होती है, तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बाउंडेड जो वाटर होता है और मेथेन गैस जो होता है, मेथेन गैस और उसके अलावा हाइड्रोजन बाउंडेड वाटर, जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, इधर ये और इधर ये दोनों चीज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, प्रेशर हाई होना चाहिए, ध्यान रहे प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो और भाई प्रेशर जो होगा प्रेशर हाई होना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब ये मेथेन हाइड्रेट बन जाता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो होता है बिल्कुल क्रिस्टलाइट सॉलिड होता है, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में ये आप कह सकते होता है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि भाई इसको आप ड्रिल करके ओशन सरफेस को ड्रिल करके इसको दोबारा अलग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल गलत है, इसे हम ड्रिल करके इसे अलग नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस ये हुआ कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू ग्रेफीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रेफीन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज वन एटॉम थिंक, यानी वन एटॉम थिंक यानी कि एक तरह के और एटॉम से बना हुआ, ये थिक आप बोल सकते हो। सेकंड आपसे बोला जा रहा है इट इज एन एलोट्रोप कार्बन के कैटेगरी के अंदर ये आता है, ग्रेफीन के बारे में बोला जा रहा है। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल को हम लोग जानते हैं अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं उसके अंदर ये बोला जा रहा है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है। ये तीन स्टेटमेंट है आपके लिए। अब आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल थ्री, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि ये जो है ग्रेफीन, उसके बारे में बोला जा रहा है कि ग्रेफीन जो होता है वो एक तरह से वन एटॉम थिंक, वन एटॉम थिंक का मतलब होता है एक ऐसा एटॉम है जो अपनी तरह का एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये बात आप बोल सकते हो बिल्कुल करेक्ट है। जिसके अंदर आप जो एग्जांपल की तरफ याद रख सकते हो, बिल्कुल जो डायमंड जैसे होता है बिल्कुल हार्ड होता है वैसे आप बोल सकते हो हार्ड होता है, और रबड़ की तरह इलास्टिक भी होता है। ये दोनों कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और ये भी बोला जा रहा है कि भी ये लाइटर होता है, जैसे एल्यूमिनियम लाइटर होता है इस तरह का लाइटर भी होता है, यानी कि इतने सारे फीचर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भी ये है जो कार्बन का एलोट्रोप टाइप ऑफ कार्बन है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जो हम जानते हैं। तो ये तीनों ही बात बिल्कुल करेक्ट आपको दे दी गई है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी है इसके रिगार्डिंग में ग्रेफीन के बारे में जो कि आप यहां से देख सकते हैं कि इसके अंदर लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है, हायर थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, और हाई इलेक्ट्रिक
कंडक्टिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकली ये काफी सपोर्ट भी करती है। ठीक है, तो और ये आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबिलिटी भी इसके अंदर बहुत हाई होती है किसी भी रूम टेम्परेचर के अंदर अगर हम बात करें तो यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट आपको ग्राफीन के बारे में जो दे रखा है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू प्रसाद स्कीम। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग का थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। हाँ, विद रेफरेंस टू द प्रसाद स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्कीम के रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिजुनवेट एंड स्पिरिचुअल ऑगुमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल प्रीग्रम एंड हेरिटेज साइट। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी हेरिटेज साइट है और नेशनल प्रीग्रम साइट्स है उसको रिजुनवेट करना, उसको दोबारा से एक व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है इस स्कीम के तहत, प्रसाद स्कीम के तहत। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई अंडर द स्कीम आर इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे कंडक्ट किया है और इसे इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है, जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी हेरिटेज साइट है और पिलग्रिम साइट्स है दोनों की जो रूट है उसे स्ट्रेंथन करने का काम किया जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बढ़ावा देने के लिए हमारी कंट्री में एक तरह से ये काम किया जा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो प्रसाद स्कीम है इसे स्टार्टिंग में 2014-15 में से लॉन्च किया गया था, और इसके लॉन्च करने का जो मेन जो नाम रखा गया था, इनिशियल जो इसका नाम था वो ये था कि नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिम रिन्यूएशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पिलग्रिम, यानी कि आप ये बोल सकते हो तीर्थ यात्रा जाने वाले जितने भी जो प्लेस है उनको, और जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो भी प्लेसेस है उनको कंबाइंड करने का ये टारगेट रखा गया था। इसे लॉन्च जो किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, कब 2014 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2017 अक्टूबर में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया प्रसाद। प्रसाद का मतलब यहाँ पे ये पिलग्रिम रिन्यूएशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। थोड़ा सा अलग लग रहा है, नाम कुछ और है, अब चेंज करके कुछ और बदल दिया गया 2017 में। और फिर बाद में इसे, जैसे अब स्टार्ट तो किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया था 2014-15 के अंदर। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर इसको जो इम्प्लीमेंटेशन का जो आप कह सकते हो काम कर रही है, या फिर आप कह सकते हो जो रूट डेवलपमेंट का जो काम कर रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ना करके अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे हरदीप सिंह पुरी जो इसके मिनिस्टर हैं उसके अंडर में ये अब ये काम हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो गया। गलत होने की एक सिंपल सी वजह ये है कि इसके इंप्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री डिफरेंस हो गया। स्टार्ट किसी और ने किया, आजकल इसे हैंडल करने का यानी रूट डेवलपमेंट का काम कोई और मिनिस्ट्री कर रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर एक रूट डेवलप करना है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना। आप बोल सकते हो जितने भी कम्युनिटी फॉलोअर्स हैं इसके रिगार्डिंग में उनमें कम्युनिटी को एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करना है, रूट डेवलप करना, कह सकते हो एक तरह से इकोनॉमी को आगे लीड करके जाना और रोजगार के एक साधन बढ़ाना, इस तरह आप बोल सकते हो। साथ ही साथ हमारी कंट्री के अंदर हेरिटेज सिटी, लोकल आर्ट, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीजों को प्रमोट करने का भी ये काम कर रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। ब्रैडकिनन हाइपोथेसिस हैज बीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। आपको बताना है ये जो ब्रैडकिनन हाइपोथेसिस है ये न्यूज में अभी रिसेंटली किसकी वजह से ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जाए सारस-CoV-2, इस ऑप्शन ए में आपका है सारस-CoV-2। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है मैग्नेटिक पोल शिफ्टिंग। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है आपसे कि क्लाइमेट चेंज, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ। तो ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो ए का मतलब ये हुआ कि ये सारस-CoV-2 की वजह से ये न्यूज में है, ब्रैडकिनन हाइपोथेसिस। इसमें ये एक्चुअली ये सारस-CoV-2 जो होता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी को एंजाइम को बोला जाता है, जो कि
ACE2 को चेक करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल लॉस्ट हो जाते हैं एंटर करके, उसके बारे में डिटेल स्टडी आप इस तरह से बोल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है जब वो लो हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और एंजाइम किस तरह से काम करते हैं उसके रिगार्डिंग में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ब्रैंडकिन हाइपोथेसिस जो है ये SARS-CoV-2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भी क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, जो स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है सेकंड यानी 2.0, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये नीचे सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, द फ्रेमवर्क इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बताया जा रहा है। इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट हैज बीन लॉन्च बाय अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। हमारी कंट्री के अंदर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं, उसके अंदर इसे लॉन्च किया गया है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी का मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि अगर हम बात करें क्लाइमेट स्मार्ट सिटी के बारे में अगर बात करें, तो इसे जो लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इसके रिगार्डिंग में काम कर रही है। यानी कि इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज जो बोला गया आपसे मिनिस्ट्री, वो इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसमें काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका वो गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा था आपसे कि भी ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी कंट्री के अंदर जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके अंतर्गत उसके अंडर में स्कीम चलाया जा रहा है, जो कि बात बिल्कुल सही है। जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमारी कंट्री के अंदर कि भी एनर्जी जो होती है, यानी कि जो हम फ्यूल वगैरह यूज करते हैं, उसके लिए ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा सके। इसके साथ साथ लोगों को अच्छे पानी वगैरह या ड्रिंकिंग और हाइजीन फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सके, उनको ये फैसिलिटी मिल सके। तो इससे रिलेटेड कुछ इस तरह से कुछ सब पॉइंट रखे गए हैं और एक टारगेट रखा गया है कि हमारी कंट्री के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर ही इसे डाला गया है कि भी क्लाइमेट स्मार्ट सिटी के अंदर, यानी कि 2.0 में कुछ और चीजें ऐड कर दी गई है। ठीक है, और इसे लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू सोनमुरा दाऊदकड़ी रूट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि आपको बताना है कि सोनमुरा दाऊदकड़ी रूट जो है इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपके पास, सेकंड स्टेटमेंट ये है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इनलैंड वाटर वेव रूट ओवर रिवर गोमती रिवर के ऊपर एक वाटर रूट है। यानी कि वाटर रूट का मतलब यह है कि भी नदी है, नदी के ऊपर बोट वगैरह की हेल्प से हम लोग वन प्लेस से प्लेस ए से प्लेस बी जा सकते हैं। और जो रिवर है, जिस रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है कि गोमती रिवर के ऊपर एक इनलैंड वाटर वेव है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये आपके लिए स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है, इट कनेक्ट त्रिपुरा विद द नेशनल वाटर वेव। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इस वाटर वेव के अंदर त्रिपुरा को कनेक्ट किया जा रहा है इंडिया थ्रू बांग्लादेश। यानी कि जो हमारी कंट्री में त्रिपुरा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में, वो बांग्लादेश के साथ इस रूट के तहत, यानी कि इस वाटर वेव रूट के साथ कनेक्ट होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट का मैप है हमारी कंट्री के अंदर। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा असम है। असम के बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश के नीचे और असम के ईस्ट डायरेक्शन में, ये नागालैंड है। और नागालैंड के बाद भी बाकी जो स्टेट है आपके आ जाते हैं मिजोरम, मणिपुर और ये त्रिपुरा।
यानी कि ये त्रिपुरा का जो करीमगंज या असम का करीमगंज वाला एरिया और ये जो एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में ये रिवर बहती है, गोमती रिवर, ठीक है, रिवर गोमती, जो कि आप बोल सकते हो त्रिपुरा के अंदर ये लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी रिवर गोमती रिवर है त्रिपुरा के अंदर। और इस रिवर के थ्रू, ठीक है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, इस रिवर के थ्रू बांग्लादेश के साथ, इंडिया और बांग्लादेश की तरह साथ वाटर वेव एक कनेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। आप लोग को मालूम ही होगा ब्रह्मपुत्रा के साथ भी, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि आसाम के अंदर फ्लो कर रही है, उसके तहत भी एक वाटर वेव रूट क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा त्रिपुरा के अंदर से भी एक वाटर वेव रूट क्रिएट किया जा सकता है, ताकि हमारी कंट्री वाटर वेव के थ्रू, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि कोलकाता जो कि पोर्ट सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, हल्दिया पोर्ट जो है वहां से हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है यहां पे एंटर कर सके, इसके लिए रूट क्रिएट किया जा रहा है। और ये जो रूट है, ये जो मतलब लैंड रूट जो है, जो कि बस रूट कह सकते हो, ट्रेन रूट जो है आपका यहां से चिकन नेक के पास से, इसके अलावा एक अल्टरनेट रूट क्रिएट करने के लिए ये पहल की जा रही है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सोमनाथ दाऊद कंडी रूट जो है ये इनलैंड वाटर वेव रूट है गोमती रिवर के ऊपर। गोमती रिवर का है त्रिपुरा के अंदर ये रिवर, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन की मैं बात कर रहा हूं, जहां हमारी कंट्री यानी कि इंडिया, तो इंडो बांग्ला एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन दोनों कंट्री के थ्रू एक रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि हम वे ऑफ बंगाल में होते हुए फिर बाकी स्टेट में एंटर कर सके। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भाई ये सोमनाथ दाऊद कंडी रूट के बारे में, ये वाटर वेव रूट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारी कंट्री को और बांग्लादेश को कनेक्ट करने का काम कर रही है वाटर वेव के थ्रू, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो रूट है, इसकी जो लेंथ है 180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसके ऊपर इसे दुम्बूर एक डैम भी बनाया जा रहा है इस रिवर के ऊपर, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, जिस रिवर को हम लोग यहाँ पे गोमती रिवर बोलते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में इस रिवर का नाम बदल जाता है और ये मिल जाती है मेघना रिवर में। यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा जो आ रही है यहां से, ये पद्मा बन जाती है और ये मेघना बन जाती है, ठीक है। और इसको यहाँ ये जमुना भी बोलते हैं यहाँ पे, और जो कि जाके बे ऑफ बंगाल में, यानी कि इसके जो नीचे वाला जो रीजन है बे ऑफ बंगाल में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी दोनों आंसर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग्स 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्री की अगर बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, तो यहां पे 8 कोर सेक्टर डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि 8 कोर सेक्टर से कौन कौन सी ये मैच करती है। तो फर्स्ट है आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है आपके पास रिफाइनरी प्रोडक्ट, और फोर्थ है फर्टिलाइजर। तो आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 8 कोर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो आपको सेलेक्ट करना है अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, यानी कि चारों के चारों बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। जब हम बात करें 8 कोर सेक्टर हमारी कंट्री के अंदर, अगर हम 8 कोर सेक्टर की बात करें तो ये है आपके लिए 8 कोर सेक्टर, जो कि हमारी कंट्री के इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट करती है हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये कोर सेक्टर 8 कोर सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए, यानी कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन का काम करती है। यानी कि जो चारों ही आपको दे रखे हैं, चारों के चारों किस में बिलोंग करते हैं, 8 कोर सेक्टर का, चारों के चारों पार्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन डी हो गया। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर एक इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो डाटा पब्लिश करती है, इसे पब्लिश करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल स्टैटिकल और ऑफिस है, जिसे हम शॉर्ट में NSO भी बोल देते हैं। और ये आती है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। और 8 कोर सेक्टर के आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये 40% हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, अगर हम बात करें इंडस्ट्री वाले पोर्शन की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग में, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बेस्ड ऑन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल लेवल की बात की जा रही है आपसे, इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं की जा रही है, तो थोड़ा अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट लेवल पे, यानी कि जो स्टेट वगैरह जो होते हैं, स्टेट की रैंकिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनके लिए जो रिफॉर्म एक्शन प्लान बनाया गया उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीज इट, यानी कि ये जो डाटा रिलीज करने का काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये ईज ऑफ डूइंग फॉर स्टेट के लिए रैंकिंग डिसाइड करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्टेट ऑफ गुजरात हैज टॉप द रैंकिंग, यानी कि गुजरात जो कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन हमारी कंट्री का अंदर, जो महाराष्ट्र के ऊपर वाला जो ये वाला जो रीजन है गुजरात का, ये बोला जा रहा है कि गुजरात जो है इसमें टॉप कर रही है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बोले जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो डाटा जो पब्लिश करने का काम कर रही है, इसके बारे में जो आपसे बोला गया कि ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इस डाटा को रिलीज करती है, ठीक है। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, और इसने अभी रिसेंटली फोर्थ एडिशन, यानी कि इस रैंकिंग का फोर्थ एडिशन पब्लिश किया है, ठीक है। और उसके अंतर्गत, यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर, इस इंडेक्स के थ्रू आप बोल सकते हो कि आंध्र प्रदेश जो है हमारी कंट्री के अंदर ईज ऑफ बिजनेस के मामले में नंबर 1 है। उसके बाद आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, नंबर 3 पे तेलंगाना, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड, त्रिपुरा और सिक्किम, फिर उड़ीसा, यानी कि टॉप की कंट्री जो आप बोल सकते हो वो ये है, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की इंटरनेशनल लेवल पे ईज ऑफ डूइंग की जो रैंकिंग है करंट अभी 2019 के अकॉर्डिंग 77 रैंकिंग है, और ये आप 2008 से लेकर के 2019 तक के सारे साल के जितने भी ईयर है सबकी रैंकिंग दे सकते हैं कि 132, यानी कि आप ये बोल सकते हैं 130 के अराउंड चलती रहती थी हमारी रैंकिंग, ऊपर नीचे होती रहती थी। अभी रिसेंटली 2018 से हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है, यानी कि 130 से हम डायरेक्ट 100 पे आ गए, अब 100 के बाद डायरेक्ट हम 77 पे आ गए। ये मैं 2019 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं 77। अभी आपके लिए क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली, ठीक है, यानी कि जो 2020 के अकॉर्डिंग हमारी रैंकिंग क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। तो विद रेफरेंस टू डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसे डिजिबूटी कह लिए या जिबूती एक ही बात है। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड आपके पास यहां पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किससे रिलेटेड है, तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट इज रिलेटेड टू द इंप्रेशन ऑफ प्रायरसी एंड आर्म्ड रॉबरी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, यानी कि हमारी कंट्री का जो इंडियन ओशन है नीचे, ठीक है, उसके जो वेस्टर्न एरिया में वहां जो पायरेसी जो होती है, यानी कि यूं कहें कि आप डकैती होती है, रॉबरी होती है, उसके बारे में बोला जा रहा है, उससे रिलेटेड है ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में IMO बोला जाता है, यानी कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट स्टैब्लिश किया गया था इसे इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश किया गया था, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार किया है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास हो गए, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। अच्छा, एक बार आप जैसे ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अगर इसका आप मैप देखें तो जिबूती जो है यहाँ पे इसकी लोकेशन है इस एरिया में, ठीक है, जिबूती की लोकेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मीटिंग हेल्ड हुई थी और वहां डिसीजन लिया गया था कि ये जो आप अरेबियन सी एरिया देखते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ये जो गल्फ रीजन आप देखते हैं इस वाले रीजन में, यानी कि हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न एरिया है, यानी गुजरात कुछ आपको इस एरिया में मिल जाएगा, गुजरात वाला पोर्शन, गुजरात और महाराष्ट्र जो है हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में इस है, यानी कि गुजरात और
महाराष्ट्र के जो आप अगर वेस्ट में जाएं तो आपको ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास ये जो रेड जोन आपको दिख रहा है, जो रेड कलर में शेडेड है, यहाँ पे पायरेसी वगैरह या डकैती वगैरह बहुत ज्यादा होती है अगर किसी भी सामान को शिप के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो ऐसा होता है कि जब कोई आर्म रॉबरी होती है तो उससे रिलेटेड एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया है ताकि कोई भी शिपयार्ड उधर पहुंचे तो वो सेफली वहां पहुंच सके, इसको ध्यान में रखते हुए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि गल्फ ऑफ एदन वाला जो एरिया, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया जो रेड मैंने आपको किया हुआ है, ये पूरा एरिया, इस एरिया में ठीक से बिजनेस हो सके, ठीक से शिपयार्ड जा सके, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया है। और इसे तैयार करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IMO है, यानी कि इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन है। इसने इसे स्टैब्लिश किया है और इसको ध्यान में रखते हुए काम किया है। और इसे जो अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2009 में इसे अडॉप्ट किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों ही करेक्ट है। इसे दो नामों से जाना जाता है, एक तो ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है, और दूसरा इसे इस नाम से भी बोला जाता है कि भी कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग द रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट द शिप इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो इस दो नाम से इसे पुकारा भी जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। यानी कि हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है उनके बीच में डिफरेंस को ध्यान में रख के आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, while the western ghat are considered as the biodiversity hotspot, that is not the case with the eastern घाट। यानी कि वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है उसे तो, यानी कि वेस्टर्न घाट वाले एरिया को तो भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में कंसीडर किया जाता है, जबकि ईस्टर्न घाट को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरे में आपसे ये बोला जा रहा है, द ईस्टर्न घाट इज एंशियंट हैविंग गोंडवाना लैंड रिफ्लेक्ट फॉरेस्ट while the formation of the western घाट is recent। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट अभी बाद में बना है। ठीक है, इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन कह लीजिए या इसका एस्टेब्लिश जो हुआ है, जो बना है नेचुरल तरीके से, ये बाद में बना था। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट की करें तो ये पुराने टाइम से बन के आया है, जब ये गोंडवाना लैंड जो रिफ्लेक्ट हुआ था तब से ये बना हुआ है। यानी कि ओल्डर अगर हम बोले कौन सा घाट ओल्डर है, तो ईस्टर्न घाट ओल्डर है, एंशिएंट टाइम से है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो सेकंड ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये तो इस मैप में आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। अगर आप इंडिया के मैप देखेंगे तो ये वाला एरिया, यानी कि हमारी कंट्री का जो वेस्ट एरिया, जिसके अंदर केरला ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करता हुआ अरेबियन सी या वेस्टर्न इंडियन ओशन आप बोले, इस वाले रीजन को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इस रीजन की बात करें जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद ये जो एरिया आपका तमिलनाडु वाला जो एरिया, इस एरिया की अगर हम बात करें, ये ईस्टर्न घाट है हमारा। ठीक है। तो ईस्टर्न घाट तो ये वाला एरिया है और वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया है। अब आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि ये वाला एरिया जो कि मैंने आपको नाम बताया, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात वाला जो एरिया है, इस एरिया को तो भी कंसीडर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में, जो कि बात बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया कि ईस्टर्न घाट ओल्डर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था न्यू गोंडवाना लैंड जब तैयार हुआ था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, उस टाइम्स की ये कह सकते हैं उसकी बनावट या इसका स्ट्रक्चर हुआ था, ये बोला जा रहा था आपसे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। जबकि ऐसा नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपको ये दिया गया कि भी वेस्टर्न घाट नया है और ईस्टर्न घाट एंशिएंट टाइम से है, नहीं, ये बात गलत है। दोनों ही घाट, चाहे आप वेस्टर्न घाट की बात कर ले चाहे ईस्टर्न घाट की बात कर ले, दोनों ही काफी पुराने हैं। और दोनों का जो एक तरह स्ट्रक्चर आप करें, जो स्ट्रक्चर को अगर ध्यान में रख के अगर आप बात करें, तो दोनों ही यूनिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी ये पुराना है ये नया है। फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में हुआ था, पर इनकी फीचर की वजह से, इसमें यूनिकनेस की वजह से इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, बट ये नहीं कह सकते कि ये ओल्डर है ये न्यूअर है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम CDSCO बोल सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द अप्रूवल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वैक्सीन इज गिवन बाय द CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करती है कि भी इसे यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या इसको प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। तो इस तरह के जो अप्रूवल देती है वो ये इंस्टीट्यूशन देती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कैन नॉट गिव इमरजेंसी ऑथराइजेशन विदाउट लेट फेज ट्रायल, यानी कि बहुत देर में अगर ट्रायल करोगे तो ये इमरजेंसी कंडीशन में ऑथराइजेशन नहीं देती है ट्रायल करने का, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है आपको इसे। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो भी वैक्सीन, अगर कुछ नई वैक्सीन आती है तो उसके अप्रूव करने का जो काम करती है वो ये इंस्टीट्यूशन करती है, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे CDSCO कहते हैं हम, ये इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर जो कि किसी भी ड्रग, यानी कि कोई भी दवाई अगर जब बनती है, नई दवाई आती है तो उसे अप्रूव करने का काम करती है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये हमारी कंट्री के अंदर जो आती है डायरेक्टर ऑफ जनरल जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं, जैसे आप यूं भी बोल सकते हो कि भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होता है उसके अंदर ये आती है। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि भी इसको इमरजेंसी सिचुएशन में ऑथराइजेशन नहीं देती है, ये आप ये बोल सकते जब लेट ट्रायल हो, तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। और लेट ट्रायल में बल्कि ऐसा होता है कि विदाउट लेट फेज ट्रायल, कि कई बार जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो लेट फेज ट्रायल जो होना होता है उसके बिना भी ये ऑथराइजेशन दे सकती है, इसके बाद ये पावर होती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भी सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू सीरियल इंटरवल ऑफ SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी कोविड-19 की वजह से हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसी के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। ये SARS-CoV-2 क्या है, इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे बोला जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन द सिम्टम ऑनसेट ऑफ ए प्राइमरी केस एंड सिम्टम ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी केस, यानी कि कोई भी किसी भी बीमारी का अगर कोई सिम्टम आते हैं उसके प्राइमरी स्टेज यानी प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे आप SARS-CoV-2 बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए में ये बोला जा रहा है, और ऑप्शन नहीं है स्टेटमेंट में। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सीरियल इंटरवल डिपेंड ऑन द अदर एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर सच एज इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इसका ये जो SARS-CoV-2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि सीरियल इंटरवल ये डिपेंड करता है कि किसी भी एपिडेमिकोलॉजिकल, यानी कि किसी भी कोई ऐसी बीमारी, कोई महामारी जब फैलती है, ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन होती है, तो उसके जो पैरामीटर होता है जब वो फैलती है, यानी कि इन्फेक्शन जब फैलता है और उसके सिम्टम जब नजर आते हैं उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे अब सीरियल इंटरवल उसके ऊपर डिपेंड करती है वो कितना फैलेगी, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर हम बात करें SARS-CoV-2 को ध्यान में रखते हुए, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको SARS-CoV-2 के बारे में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो SARS-CoV-2 का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड होता है बिटवीन सिम्टम ऑनसेट ऑन प्राइमरी केस,
फिर सिम्टम ऑनसेट ऑन सेकेंडरी केस, यानी कि भी केस आने और उसे फिर उसके बारे में जानकारी लेना कि वो सिम्टम्स को आइडेंटिफिकेशन करने में जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोल सकते हैं सीरियल इंटरवल SARS-CoV-2 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अभी जो रिसेंटली जो ये अभी जो बीमारी चल रही है अभी कोविड-19, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके लिए रेस किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि एपिडेमियोलॉजिकल पीरियड पैरामीटर की अगर हम बात करें तो उसमें ये बोला गया कि जो ये सीरियल इंटरवल डिपेंड करता है कि एपियोलॉजिकल पैरामीटर के ऊपर, यानी कि कोई भी महामारी है उसके फैलने और उसके एक तो आप इन्फेक्शन में आए, इन्फेक्ट हो गए, इन्फेक्ट होने में और उसके सिम्टम्स नजर आने के बीच के जो टाइम पीरियड होता है इसके पीछे डिपेंड करता है वो कितना फैलेगा। ठीक है, ये बात भी आपसे बोली जा रही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं एक इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जब तक वो पर्सन जिसको जो भी इन्फेक्ट हुआ है उसके सिम्टम्स पकड़ में नहीं आ जाते हैं कि उसे बीमारी है या नहीं है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि उस वायरस के आगे ये एक्सपोज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। इसी को सीरियल इंटरवल SARS-CoV-2 का कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ हैज बीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, तो आपको ये बताना है कि ये हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ जो सेलिब्रेट हो रहा है ये किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि ये किस टॉपिक या किस चीज से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो है हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ जो है ये साउथ एशिया के अंदर ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ऑनर ऑफ अमेरिकन सिटीजन फ्रॉम डिफरेंट ओरिजन, यानी कि अलग अलग ओरिजन से जो अमेरिका जो कंट्री बनी है तो वहां लोगों को एक तरह से ऑनर दिया जाता है, एक सम्मान देने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि 4 लूनर इक्लिप्स इन द ईयर, साल में 4 बार जो लूनर इक्लिप्स होते हैं उसको बोला जाता है कि भी हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि वीट हार्वेस्ट फेस्टिवल इन एशियन कंट्री जो कि 10 कंट्री का जो ग्रुप है उसके अंदर एक वीट का यानी कि गेहूं से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, ये आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करके बताना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये है कि अमेरिकन सिटीजन जो अलग अलग डिफरेंट ओरिजिन से जो आकर के इस कंट्री में रहते हैं उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, ऑनर देने के लिए भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ, जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट होकर के 15 अक्टूबर तक हर साल सेलिब्रेट होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो अमेरिका जो फॉर्मेशन हुआ है तो जिसमें लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जितनी भी कंट्री है, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया और जितनी भी सारी कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री से अमेरिका के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, एक तरह से ऑनर करने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जब अमेरिका जब आजाद हुआ था, ठीक है, जब अमेरिका आजाद हुआ था, स्पेन से जब आजाद हुआ था, तो वहां पे जो लार्जेस्ट जो माइनॉरिटी वहां पे ग्रुप जो रहती थी ये माना जा रहा है कि हिस्पैनिक अमेरिकन रहते थे। और ये जो लोग हैं ये ऐसा कंसीडर किया जाता है ये मैक्सिकन ओरिजिन के, यानी मैक्सिको से आए थे। इसके अलावा मैक्सिका के अलावा जो नीचे लैटिन अमेरिकन कंट्री जितनी भी है, जिसमें कोस्टारिका हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, गुटेमाला हो गया, ठीक है, ये सारी जो कंट्री यहां से जो लोग आए थे इनको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए भी ये फेस्टिवल एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। एक पूरा मंथ डेडिकेटेड होता है इनके लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, लैटिन अमेरिकन बोल लीजिए या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्री है सारी कंट्री की लिस्ट बना के आपको नाम बताना है कि कौन कौन सी कंट्री है और उन सबकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा आपको, थोड़ा सर्च कर लीजिए, 5-10 मिनट आप दीजिए और एक बार मैप भी देख लीजिए कि लैटिन अमेरिका का मैप पूरा आज निहार लीजिए, बड़ी कंट्री कौन सी, छोटी कंट्री कौन सी है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है
कहने का मतलब है आज आपको ज्योग्राफी का ये जो पोर्शन है, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है यानी साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसको देखना है और सारी कंट्री के नाम और इसका कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां आपसे बोला जा रहा है नॉट करेक्ट, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मोन्टेक्स रिकॉर्ड इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि मोन्टेक्स रिकॉर्ड्स के बारे में आपसे बोला जा रहा है। ये एक तरह का ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर जितने भी वेटलैंड साइट्स होते हैं और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उसका रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि 3 वेटलैंड ऑफ इंडिया आर इन मोन्टेक्स रिकॉर्ड, यानी कि हमारी कंट्री के 3 वेटलैंड साइट्स हैं जिसे मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर कंसीडर किया गया है। ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसका मतलब यह है दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब गलत होने की वजह जान लेते क्या है। ये जो मैप आप देख रहे हैं इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, और इसमें जितनी भी आपको लोकेशन मार्क किए हैं ये रामेश्वर कन्वेंशन के अंतर्गत जितनी चीजें आती है वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो साइट्स है हमारी कंट्री के अंदर उसकी ये लिस्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी वेटलैंड एरिया है और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उसका एक लोकेशन वाइज मैं आपको ये मैप शो कर रहा हूं, और इन सारे लिस्ट के अंदर से 3 ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है, सेकंड लोकटक लेक जो कि है मणिपुर के अंदर, और इसके अलावा राजस्थान के अंदर कोलेंदो नेशनल पार्क। ये 3 ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है वेटलैंड एरिया को ध्यान में रखते हुए। अभी क्या हुआ है कि जो पहले हमारी कंट्री के अंदर चिल्का लेक ओनली ऐसी लेक थी जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के अंदर कंसीडर किया गया था। उसके बाद अब क्या गया है कि कैलेंडो नेशनल पार्क इसे वेटलैंड एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा मणिपुर का जो लोकटक लेक है इसे भी इंक्लूड कर लिया गया है। इन दोनों को तो इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन पहले जो लोकटक लेक को इंक्लूड कर लिया गया, कोलेंदो नेशनल पार्क को भी इंक्लूड कर लिया गया अब, लेकिन जो चिल्का लेक जो पहले इंक्लूड किया गया था, ठीक है, अब इसे यहां से रिमूव कर दिया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि भी तीनों ही मतलब जो 3 ऐसी साइड है हमारी कंट्री के अंदर वेटलैंड साइड है जिसे कि भी कंसीडर किया गया मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर, ये बात गलत है। 3 नहीं अब 2 ही है। 2 का मतलब है एक तो लोकटक लेक है और सेकंड कैलेंडो नेशनल पार्क है। इन दोनों को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया और चिल्का लेक जो पहले से इंक्लूड थी इस लिस्ट के अंदर उसे रिमूव कर दिया गया। तो आप ये बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो इन सब का लोकेशन आप जरूर देख लीजिएगा कि इन सब का लोकेशन कहां पर है। ठीक है, और रामेश्वर कन्वेंशन के हिसाब से रामेश्वर साइट जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर है उसका ये मैप आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट एक तरह से, और ये 3 साइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि मोन्टेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जिसके अंदर जितने भी वेटलैंड साइट्स होती हैं वर्ल्ड लेवल पर इंपॉर्टेंस रखती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भी ये दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट विल अलाउ इंडिया टू यूज स्पेशियल मैप ऑफ USA फॉर मिलिट्री यूज। यानी कि USA के द्वारा जो एक मैप डेवलप किया गया है जिसका नाम जियो स्पेशियल मैप आप बोल सकते हो, ये USA हमें अलाउ करेगा और हम इसकी हेल्प से अपने आर्मी या मिलिट्री के यूज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो है BECA ये इंडिया और USA के बीच में एक एग्रीमेंट है।
इस एग्रीमेंट के अंदर ये बोला जा रहा है आपसे कि भाई यूएसए अब हमें अलाउ करेगा जो उसका जियो स्पेशियल मैप है वो हम मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, यानी कि ये एक तरह का BECA उन 4 एग्रीमेंट के अंतर्गत में से एक है जिसके अंदर इंडिया और यूएसए दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए हुए कि भी हम मिलिट्री लेवल पर यानी मिलिट्री कम्युनिकेशन पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस तरह की 4 टोटल एग्रीमेंट है जिसमें से एक ये भी है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गई, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सी का मतलब ये हुआ कि भी अगर हम बात करें BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि भी ये इंडिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट है मिलिट्री हेल्प के लिए, यानी मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए टोटल 4 एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में साइन की गई है, उसमें से ये है। इस एग्रीमेंट में ये फिक्स किया गया है कि यूएसए अब हमें सपोर्ट करेगा कि भी उसके पास जो स्पेशियल मैप है उसके पास जो कि मिलिट्री यूज के लिए वो खुद यूज करता है, अब वो इंडिया को भी अलाउ करेगा कि भी इंडिया इसे यूज कर सकती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें ये बोला जा रहा था कि इंडिया टू यूज द जियो स्पेशियल मैप ऑफ यूएसए टू गेट पिन पॉइंट ऑफ मिलिट्री एक्यूरेसी, यानी मिलिट्री एक्यूरेसी के लिए अब इंडिया इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, यूएसए इसका परमिशन अब हमें दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि ऐसी 4 एग्रीमेंट है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बाकी की एग्रीमेंट कौन है। ठीक है, फोर्थ एग्रीमेंट तो आपने ये जान चुके हैं कि BECA एक एग्रीमेंट इन 4 में से एक है। बाकी के 3 एग्रीमेंट ये है GSOMIA, सेकेंड एग्रीमेंट है LEMOA और थर्ड एग्रीमेंट है CISMOA, यानी कि ये बाकी एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ फंडामेंटल कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं दोनों कंट्री के बीच में, उनमें से ये 3 और एग्रीमेंट है। यानी कि आपको सारी एग्रीमेंट के नाम पता होने चाहिए और इनका पर्पस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज आपके लिए क्वेश्चन ये भी होने वाला है कि जो बाकी 3 एग्रीमेंट है इनकी फुल फॉर्म क्या है और किस पर्पस के लिए ये एग्रीमेंट साइन की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको बोला जा रहा था कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही बिल्कुल ऑप्शन सी है वो करेक्ट है आपका, यानी कि स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करती है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है आपके पास ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, सेकंड आपके पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थर्ड है आपके पास ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और फोर्थ है आपके पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लास्ट 5th रिपोर्ट जो आपसे बोला जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये टोटल 5 रिपोर्ट्स है और इस 5 रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5th, यानी कि 4th को छोड़ करके बाकी सारे जो रिपोर्ट्स हैं ये सब पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, 4th एंड 5th, यानी कि 3rd को छोड़ करके बाकी जितने भी एग्रीमेंट है उसे पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, 3rd, 4th एंड 5th, इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट को छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग रिपोर्ट्स है वो वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। और लास्ट में आपसे डी में बोला जा रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितने भी हैं, यानी कि टोटल 5 जितने भी सारे रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बी का मतलब ये है कि जो आपसे बोला जा रहा था ये टोटल जो रिपोर्ट आपको दे रखी, इसके अंदर जो 3rd रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड बैंक क्या नाम रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये वाला रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसको छोड़ करके बाकी जितनी भी रिपोर्ट है यानी कि वर्ल्ड क्या नाम है बाकी 3rd वाले को छोड़ के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को छोड़ करके यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इन सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। सिर्फ 3rd वाले यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत नहीं करता है, प्रिपेयर नहीं करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री
अगर हम HCI की अगर बात करें, HCI का मतलब है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के हिसाब से अगर बात करें, जो अभी रिसेंटली 2020 में जो पब्लिश की गई है रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रैंक है वो 116th रैंक है वर्ल्ड लेवल पर। और इसके अलावा जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये WEF प्रेजेंट करता है, प्रिपेयर करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी रहेगा कि बाकी रैंकिंग में बाकी जो रिपोर्ट है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो है इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत हमारी रैंकिंग, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपको बतानी है कि हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है इन सब रिपोर्ट में, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशन है, यानी कि उसे हम CBD बोल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपके पास इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दे दिए गए। फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नगोया एंड कार्टाजेना प्रोटोकॉल आर साइंड अंडर CBD। CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये 2 प्रोटोकॉल आप कह सकते हो साइन किए गए, एक नगोया और ये कार्टाजेना, ये प्रोटोकॉल साइन किए गए इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, हैज रिलीज आर्ची टारगेट ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर 2030 को ध्यान में रखते हुए एक आर्ची टारगेट रखा गया है CBD के द्वारा। CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी भी इसे शॉर्ट में बोला जाता है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है, इंडिया इज अ पार्ट टू द CBD कन्वेंशन, यानी कि हमारी कंट्री भी CBD कन्वेंशन का पार्ट है, यानी कि हमारी कंट्री ने भी इसमें सिग्नेचर किए हुए हैं। CBD का मतलब आप जान चुके हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये हमारी कंट्री भी इसके सिग्नेचर कर चुकी है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये 3 स्टेटमेंट जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो। हाँ, तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ये आपका आंसर सी है। सी का मतलब ये कि भी फर्स्ट और थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए कि कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो 1993 में ये कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे आया था और हमारी कंट्री ने 1994 में इसे साइन कर दिया था। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये CBD कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये एग्जिस्टेंस में 1993 में आया था और हमारी कंट्री ने 1 साल बाद 1994 में इसे साइन कर लिया था। उसके बाद 2002 में हमारी कंट्री ने एक्शन लेते हुए इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया अपनी कंट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आप बोल सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो जिस चीज को इंटरनेशनल लेवल पर 1993 में कंसीडर किया, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि भी बायोडाइवर्सिटी को हमें सेफ रखना है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी नेचर है, इनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इंडिया ने साइन तो 1994 में कर लिया था, लेकिन उसके लिए लॉ जो बनाया था उसे 2002 में लॉ इंडिया ने बनाया था। ठीक है, ये पहली बात है। अच्छा, अगर बात करें नेक्स्ट बाकी जो अगर हम बात करें कि भाई ये ओनली ऐसी प्रोटोकॉल है या आप कह सकते हो कि भाई ये कन्वेंशन है जो लीगली बाइंड है, यानी कि जो भी इसको साइन करता है उसको बाइंड हो जाता है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी ट्रीटी साइन की जाती है वो लीगली बाइंडेड नहीं होती है, वो सिर्फ एक सजेस्टिव मेजर की होती है। लेकिन ये एक तरह से लीगली बाइंड है, यानी कि ये मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना, इस तरह का कन्वेंशन है। अच्छा, मॉन्टेक्स की अगर हम बात करें, मॉन्टेक्स प्रोटोकॉल जो है, ये मॉन्टेक्स एक प्लेस है कनाडा के अंदर,
हाँ ठीक है, उस प्लेस को ध्यान में रखते हुए जहां पे कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, इस वजह से इसे मोन्टेक्स प्रोटोकॉल बोला जाता है। और नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो नगोया प्रोटोकॉल, नगोया जापान में एक सिटी है और वहां पर ये 29 अक्टूबर 2010 में ये एग्रीमेंट, ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था, इस वजह से इसे नगोया प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भाई ये 2020 जनवरी 2020 में कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, जो कि जनवरी 29 2020 में कार्टेजन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था कि भी वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है बायोडाइवर्सिटी को लेकर और हम इसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए गए उनमें से उसको ध्यान में रखते हुए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भी आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए आपको ये दोनों स्टेटमेंट कंसीडर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम विच प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर कि बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जितने भी यूथ है, अगर कोई नौकरी नहीं मिल रही उनको, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसे लोन या फिर कुछ और तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसे शॉर्ट में KVIC बोला जाता है, इज अ नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग एट द नेशनल लेवल, कि नेशनल लेवल पर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सी का मतलब ये कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री ने एक सब्सिडी प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें क्या कि यूथ यानी कि जो हम लोग हैं, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि खुद को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसे जो गवर्नमेंट होगी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि 35% तक की सब्सिडी भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो सब्सिडी होगी वो ये बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कुछ काम स्टार्ट किया करता है कोई, तो उसे 25 लाख तक की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 10 लाख रुपीस सर्विस सेक्टर के अंदर उसे इतना लोन उसे प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट इस हिसाब से करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो भाई ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है और इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जो कि नेशनल लेवल पर इसको काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करने का काम जो कर रही है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन करती है। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो इसको काम करती है इंप्लीमेंट करने का। सिमिलरली अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो होता है यानी DIC अगर हम बात करें वो इस तरह के इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। साथ ही साथ बैंक भी इसके साथ एसोसिएटेड है जो कि इस लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर लिख के बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो और या फिर इंस्टाग्राम भी आप यूज करते हैं तो वहां भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर जरूर करिए। लाइक तो कम से कम आप कर ही सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।